हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 सितंबर 2020 का शिफ्ट 2 का फिजिक्स का पेपर, और ये पेपर एंटायरली बच्चों मेमोरी बेस्ड होगा। फिर से 3 सितंबर सेकेंड शिफ्ट फिजिक्स का पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड होगा। जो बच्चों के डेटा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि डेटा में थोड़े बहुत इधर उधर वैल्यूज हों, तो आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे, उसके हिसाब से अपने आंसर्स को मैच करा लेंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल कि अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट, जहां तक सोलर कांस्टेंट है बच्चों, सोलर कांस्टेंट क्या होता है? सोलर एनर्जी जो कि ग्राउंड पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पड़ता है। यानी बेसिकली अगर आप सोलर कांस्टेंट को ध्यान से देखें तो दिस सोलर कांस्टेंट बेसिकली क्या हो जाएगा? दिस विल बी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दरअसल ये इंटेंसिटी है। तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml²t-2। एरिया हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर होता है, तो दैट विल बी l²। इनटू टाइम के लिए हम डायमेंशन क्या यूज करते हैं? t। ये l² तो खत्म, यानी यहां से जो डायमेंशन आएगा दैट विल बी l², तो बचा नहीं, t ऊपर जाएगा तो m(t-3), या आप ये भी कह सकते हैं m1l0t-3, यानी इसके हिसाब से दिस विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन डायग्राम अ 0.1 kg बुलेट। यहां पे आपके पास एक बुलेट है 0.1 kg का, मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और ये 20 मीटर पर सेकेंड से ये बुलेट चल रहा है। ये एक दूसरा हमारा हाइट गिवन है, जिस हाइट की वैल्यू गिवन है बेटा 1 मीटर, तो बोला 20 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्राइक्स 1.9 kg मास। ये जो दूसरा मास है ये आपको दिया हुआ है 1.9 kg, और इसमें क्या हो गया? एम्बेडेड हो गया, यानी दिस इज द केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी यहां पे आने के बाद इस पॉइंट पे जाके क्या करेगा? इस ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। जिस टाइम पे कुछ इसकी रफ्तार होगी, जब कुछ रफ्तार होगी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। आपको बोला है कि आप वो काइनेटिक एनर्जी निकालें। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तो आप लेटर से जब ये कॉम्बिनेशन ये इसमें इंबेडेड हो गया उस टाइम पे पहले स्पीड निकाल लो, एंड लेटर से दैट इज स्पीड v। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल v स्पीड से चलेगा तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में आ गया, जो कि एक प्रोजेक्टाइल जैसा दिखेगा। तो आप हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल लो स्ट्राइक करते टाइम, वर्टिकल स्पीड निकाल लो, फिर आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करें। सबसे पहले तो हम आफ्टर एम्बेडेड जो स्पीड आया वो निकालते हैं। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन पहले हम मोमेंटम को कंजर्व कराते हैं। तो अगर आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो देखें ध्यान से, ये 0.1 kg का जो मास था 0.1, वो कौन से स्पीड से चल रहा था बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। जो 1.9 वाला था वो रुका हुआ था, यानी उसका मोमेंटम 0। फाइनली क्या हो गए? फाइनली दोनों एक साथ आ गए, यानी 1.9 kg प्लस 0.1 kg, और हमने कहा कि उसकी रफ्तार क्या हो गई? v हो गई। अगर आप यहां से सॉल्व करें तो दैट v विल बी 1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर दोनों जब कंबाइन कर जाएंगे, यानी ये बुलेट उसमें एम्बेड कर जाएगा, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाएगा। नाउ आप डायरेक्टली वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल लो। अब ये पूरा का पूरा जो 2 kg का सिस्टम है वो 2 kg के सिस्टम का वर्क डन निकालें। तो अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करें तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। वर्क डन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन, यानी वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट अस से k फाइनल माइनस k इनिशियल। यहां पे जिस काइनेटिक एनर्जी से ये स्ट्राइक कर रहा है उसको हमने k फाइनल कह दिया। यहां पे अगर आप k इनिशियल की बात करें तो दैट विल बी बेटा हाफ इंटू m, क्योंकि टोटल मास 2 हो गया। स्पीड आपने निकाल लिया 1², यानी दैट विल बी 1। ठीक है। नाउ वर्क डन बाई ग्रेविटेशन 2 kg का मास है जो कि 1 मीटर नीचे आया, तो दैट विल बी m इंटू g इंटू h इज इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं।
तो दैट विल बी के फाइनल इज इक्वल टू 20 + 1 21 जूल। तो आंसर विल बी सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मास m इज मूविंग इन SHM ऑन अ लाइन। एक मास m है जो SHM में चल रहा है विथ एम्पलीट्यूड a एंड फ्रीक्वेंसी f इन स्प्रिंग मास सिस्टम। सडनली हाफ ऑफ द मास हमारा क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। यानी आप ऐसा समझिए कि यहां पे आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये वाला मास m था, ये वाला मास m था, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k है। नाउ कह रहा है कि सडनली हाफ ऑफ द मास कम्स टू रेस्ट जस्ट एट द मोमेंट व्हेन इट क्रॉसेस द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन की बात हम कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी वजह से ये जो मास है, ये मास हमारा क्या हो गया बेटा, दिस मास विल बिकम m/2, क्योंकि आधा मास रेस्ट पे आ गया, यानी बाकी का जो मास है वो आपको मूव करता हुआ दिखेगा। लेकिन स्प्रिंग तो वही है, यानी जो स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू में तो कोई चेंज आना नहीं है नाउ। और ये दोनों मीन पोजीशन की बात हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। उसके बाद कह रहा है कि देन न्यू एम्पलीट्यूड बिकम्स लैम्डा ए। अगर इसका एम्पलीट्यूड बेटा ए है तो इसका एम्पलीट्यूड है लैम्डा टाइम्स ए, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक चीज बड़ा क्लियर है कि यहां पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होना है। यानी इनिशियल बात करें इसका तो मोमेंटम के हिसाब से mv, बाद में, और ये भी ध्यान रखें मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम स्पीड इज a ओमेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा m डैश जिसकी वैल्यू m/2 इंटू v डैश। नाउ यहां पे क्या लिख लेंगे, दैट विल बी m इंटू v। v इज इक्वल टू हमने अभी बताया मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि कहां होता है, मीन पोजीशन पे। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये सारे की सारी चीजें कहां हो रही है, मीन पोजीशन पे, इसलिए v विल बी a ओमेगा। पहले हमको बोला है a है और ये ओमेगा, दिस विल बी m/2 v डैश विल बी न्यू एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा डैश। ये m तो निपट गए यहां से। और हम एक चीज ध्यान रखें तो a तो ठीक है, ओमेगा की वैल्यू भी हमें पता है। ओमेगा इज इक्वल टू, आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू √k/m होता है, वही फॉर्मूला से आता है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, दैट विल बी k/m। दिस विल बी, यहां पे तो 1/2 बच गया, एम्पलीट्यूड हमने कह दिया a डैश, ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/न्यू मास, k तो सेम है बट m/2। नाउ अगर आप यहां से देखें तो ये m निपट गए, k भी खत्म, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, यानी यहां से आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये 2 ऊपर है, ये 2 इसको कैंसिल आउट करके सिंपली √2 छोड़ देगा। दैट मीन्स a इज इक्वल टू a डैश बाई √2, यानी a डैश इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ a। अगर आप क्वेश्चन में गिवन डेटा से मिलाएं इसको तो लैम्डा a यानी लैम्डा विल बी √2। दैट मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लूप ऑफ एरिया s। एक लूप है, पता नहीं लूप कैसा है, बट उस लूप का एरिया s है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है n, करंट भी गिवन है I। जो गिवन डेटा है उसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू P। आपको यह पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है दैट एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी अगर ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन पैरेलल हैं, यानी क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, प्लेन के पैरेलल है और प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ टॉर्क भी गिवन है, हमको ये पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b एंड m इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, क्योंकि अपने को ये पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b होता है, उसको ले लिया। m हमारा मैग्नेटिक मोमेंट जो हम क्या कहते हैं I इंटू AB, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर लो। तो दिस टाउ इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, एरिया को बोला है S से दिखा लो, चलो दिखा लेते हैं B
एंड साइन 90, एंड दिस साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। अब आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, तो दिस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी टाउ अपॉन NIS। इससे आसान सवाल आपको नहीं मिल सकता, देन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है बट देखते हैं। बोला ब्लॉक स्टार्ट्स गोइंग अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विथ स्पीड v0। ये ब्लॉक पे ऊपर गया v0 से, हमने यहां पे दिखा दिया, ये v0 से ऊपर जा रहा है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है लेटस से, इसमें हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और वही म्यू आपको निकालना है। नाउ अब ये जाएगा, कुछ दूर रुकेगा, रुकने के बाद ये वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो लेटस से बोला है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी स्पीड क्या है v/2 या v0/2। मान लो कि यहां आके रेस्ट पे गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जाते टाइम भी s, आते टाइम भी s, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की हमें बात करनी है। यहां पे आपको गिवन है v0/2 से आया, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन g की वैल्यू लेनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा व्हाइल मूविंग अपवर्ड, जब ये ऊपर जा रहा है उस टाइम पे इधर के तरफ आपका फ्रिक्शन भी लगेगा और इधर ही आपका mg sin थीटा वाला फैक्टर भी लगेगा। यानी व्हाइल मूविंग अप, जब ये इधर के तरफ जा रहा है तो जो इस टाइम पे एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन लेट अस से a1 एंड दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नीचे के तरफ g sin थीटा प्लस फ्रिक्शन के वजह से, यानी दैट विल बी g sin 30 प्लस म्यू g cos 30। ठीक है, ये जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन। अगर हम सॉल्व करें तो g को आप कॉमन ले सकते हैं, g बाहर आ जाएगा, sin 30 1/2 यानी दैट विल बी 5 प्लस म्यू इंटू 5 अपॉन ये √3/2 हो जाएगा। तो अगर √3/2 हो जाता है cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये तो 5 इंटू √3, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 √3 टाइम्स ऑफ म्यू। नाउ अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां पे मैं आपको डिस्टेंस बता दूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड स्क्वायर अपॉन काइनेमेटिक इक्वेशन डायरेक्टली लगा सकते हो। सो s इज इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a1। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जहां पे a1 हमने निकाला हुआ है, a1 की वैल्यू ये रही। नाउ जब ये नीचे आएगा while moving down, क्या कर लेंगे, लेट अस से एक्सेलरेशन इज a2। जब इस इंक्लाइंड प्लेन पे, ध्यान से देख लो, यहां पे दिखा देते हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब ये नीचे की तरफ आएगा तो g sin थीटा तो नीचे होगा लेकिन फ्रिक्शन अपोज करेगा, इसलिए दिस a2 विल बी g टाइम्स ऑफ sin 30 माइनस म्यू g टाइम्स ऑफ cos 30। यानी यहां से सॉल्व करेंगे तो g/2 5 माइनस म्यू इंटू 5 इंटू √3/2 यानी 5 √3 इंटू म्यू। नाउ इस केस में s क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी s इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है v स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, v स्क्वायर जो कि v0/2 है, स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a2। दिस कैन बी रिटन है, सॉरी और 2 नहीं आता है फॉर्मूले में, सिंपल a2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर आप इधर देखें, जैसे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला होता है, तो अगर हम बात करें v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करें, ये वेलोसिटी फाइनली जाके वहां रुक गया था, तो ये अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस या स्टॉपिंग स्पीड है तो दिस विल बी u स्क्वायर, यहां पे हम लिख लेंगे माइनस या प्लस जो भी है 2as, सिंस रिटार्ड होगा तभी रुकेगा तो माइनस यूज कर सकते हो। यहां से s इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a, तो फॉर्मूले में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a2, पीछे क्या लिया है 2 टाइम्स ऑफ a1। ठीक है, तो चलो यहां पे तो v0 स्क्वायर, ये तो यहां पे समझ में आ रहा है कि v0 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a2।
अगर आप ध्यान से देखें, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1 s इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2a1, इक्वेशन नंबर 2 वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स 4 इंटू 2a2। ये सिंपल सी बात। अब आप समझिए कि दोनों में s तो बराबर है, LHS बराबर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कर सकते हैं, RHS को भी बराबर कर दो, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2a2 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a1। तो यहां से वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 तो कैंसिल आउट, सिंपली a1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a2। a1 की वैल्यू 5 प्लस 5 रूट 3 म्यू, a1 की वैल्यू 5 प्लस 5 रूट 3 म्यू इज इक्वल टू a2 की वैल्यू 5 माइनस 5 रूट 3 म्यू। यहां से आप 5 कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 म्यू इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ म्यू। रूट 3 म्यू को इधर लेके आ जाओ, 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 म्यू इज इक्वल टू, अच्छा यहां एक चीज छोड़ा है, a1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 4 चल रहा है, यानी यहां पे भी 4 चल रहा है। तो इसके हिसाब से ये नीचे वाला स्टेप थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करेंगे, अगर कैलकुलेशन ही गलत हो गया तो आंसर कहां से आएगा। यहां से क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस अंडर रूट 3 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 4 रूट 3 म्यू। नाउ ये म्यू वाला टर्म लेके आओगे तो ऐड हो जाएगा 5 रूट 3 म्यू इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, दैट विल बी 3, ये रूट 3 इस रूट 3 को खाएगा, सिंपली रूट 3 छोड़ेगा, दैट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 5, अंडर रूट 3 का मतलब 1.7372 जो भी लेना है, डिवाइडेड बाई 5। ऑप्शंस चेक करते हैं, 0.15, 0.35, 0.75, ये लगभग कितना आएगा, 5 अगर डिवाइड करते हो तो दैट म्यू विल बी नियरली 0.35, सो आंसर विल बी 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, एन आइडियल गैस इज हीटेड बाय 160 जूल एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, यानी आपको पता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल टू हो जाता है NCP डेल्टा T एट P कांस्टेंट, ठीक है। सो Q की वैल्यू है 160 इज इक्वल टू N, हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, CP डेल्टा T की वैल्यू है बेटा, देखो इट्स टेम्परेचर राइजेस बाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो NCP 50, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड प्रोसेस बोला है कि जब 240 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम इज आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस एट V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर V को कांस्टेंट लोगे तो फॉर्मूला विल बी Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। Q की जो वैल्यू है इस केस में बच्चा, दैट इज 240 NCV डेल्टा T, डेल्टा T यहां पे बोला है राइजेस बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहले को दूसरे से भाग दे दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, क्या होगा 160 बाई 240, 160 बाई 240 इज इक्वल टू N खा गए 100 और 50 बचे, दैट मीन्स CP अपॉन CV इंटू 50 बाई 100, दैट विल बी, बेटा डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 बाई 2, ये दिस विल बी 2 बाई 3, यानी CP बाई CV जिसको हम गामा भी कहते हैं, एंड दिस गामा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 प्लस 2 बाई एफ डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। यहां से क्या आया है ध्यान से अगर हम देखें तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू, देखो 4 बाई 3, वैल्यू पुट करते हैं जो कि ऑलरेडी निकला हुआ है 4 बाई 3, सॉल्व करो, 2 बाई एफ इज इक्वल टू 4 बाई 3 माइनस 1, दैट विल बी
सिंपली यहां से क्या आ जाएगा, 4 - 3 1/3, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम F will be 6. F will be 6. This is your answer. Next question. Now this is the question. बोला है कि in the given diagram resistance of voltmeter given है, आइडियल वोल्टमीटर नहीं है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है and that resistance is 10 किलो ओम. Now find reading of the voltmeter. वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है. अब अगर ध्यान से देखें तो आइडियल तो है नहीं, आइडियल नहीं है तो कुछ ना कुछ करंट वोल्टमीटर से जा रहा होगा, सिंपल सी बात है. लेट अस से आपके पास दो तरीका है. एक तो तरीका है कि आप पहले सीरीज ये पैरेलल आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर इसके साथ सीरीज निकालो, फिर करंट निकालो, पोटेंशियल निकालो, या इक्विवेलेंट निकालो, दो रेजिस्टेंस सीरीज में बना के पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा लो. या हम एक छोटे से तरीके पे चलते हैं. लेट अस से लेट इसका पोटेंशियल इज इक्वल टू V, ये मान लेते हैं. लेट अस से पोटेंशियल डिफरेंस V है. अगर पोटेंशियल V है तो करंट क्या होगा, दैट करंट विल बी V अपॉन R, और R कितना 10,000. सिमिलरली इसका भी पोटेंशियल सेम ही होगा V, क्योंकि दोनों पैरेलल. तो इसमें जो करंट होगा दैट करंट विल बी V/400. मैं यहीं पे डायरेक्टली इसको दिखा देता हूं, V/400. नाउ इसमें ये दोनों करंट जुड़ जाएंगे तो V 1/10,000 प्लस 1/400, दिस विल बी करंट, क्योंकि पैरेलल वाला जो भी करंट था वो दोनों मिलकर इधर आ गया. नाउ एक चीज ध्यान रखो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट, या इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट. आप कुछ भी कर सकते हैं. तो चलो पोटेंशियल डिफरेंस को लिखें तो V/400 इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है 400, प्लस करंट क्या है V बाहर है 1/10,000 प्लस 1/400 इंटू रेजिस्टेंस, एंड दैट रेजिस्टेंस इज बच्चा 800, एंड दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट. सिंपल. तो यहां से ये 400 खत्म. यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 2 0 2 0 तो खत्म. थोड़ा सॉल्व करते हैं. V को कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 और यहां बच गया प्लस 1/10 प्लस 1/4 इज इक्वल टू ये 8. लेकिन एक और चीज है यार, चेक करो थोड़ा सा, फिर से देख लो कैलकुलेशन. यहां पे क्या करेंगे, यहां पे बच गया आपका V प्लस यहां पे बच गया ये 8 भी है तो 8V/100 प्लस 8V/4 इज इक्वल टू 6. थोड़ा सॉल्व करते हैं. एलसीएम 100 ले सकते हो आप, या आप चाहे तो कैंसिल आउट कर लो. यहां पे 8V/4 था तो ये तो हो गया 2, यहां पे 2, यहां पे 25. दैट मीन्स एलसीएम अगर हम 25 ले लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, सिंपली 213. और सिंपल सी बात कर लेते हैं, बेसिकली हमें ये करना है 3 प्लस या 3V प्लस 2V/25 इज इक्वल टू 6. दिस इज द केस. मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 75 प्लस 2V इज इक्वल टू 6. नाउ सॉल्व करते हैं. जब ये सॉल्व करेंगे तो यहां से सिंपली हमको क्या मिल रहा है, दैट विल बी 75 प्लस 2 77V इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 25 6 150. दैट मीन्स V इज इक्वल टू 150/77. 150/77, दैट विल बी नियरली 1.95. दो तो हो नहीं सकता, 1.26 बहुत छोटा, इतना भी हो नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि आपको पता है 80/160 या फिर 160/80 होता तो दैट विल बी नियरली, या ये कह लो ना 70 × 2 140,
एंड यहां पे अगर हम बात करें तो 7 इंटू 2 154 होता तो 2 आता, बट थोड़ा सा 2 से कम आएगा, दैट विल बी 1.95। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में आप कभी भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द गिवन फिगर देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक शेल्स, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर्स। लेट अस से इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2। लॉजिकल बात करते हैं बेटा। V1 इज इक्वल टू इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा, सिंपली दैट विल बी KQ1/R प्लस इसके वजह से वो इनर है तो दैट विल बी इनर के लिए फॉर्मूला हो जाता है KQ बाई उसका रेडियस एंड उसका रेडियस इज 4R। नाउ V2 क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू सिंपल बात, इसके बाहर है तो KQ1 बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर प्लस दूसरे वाले के सरफेस पे है तो KQ2/4R। डायग्राम देख के या ये देख के आपको लग रहा है ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तो एक दूसरे को खा जाएंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 इज इक्वल टू KQ1/R माइनस KQ1/4R विल बी KQ1/R को आप बाहर कर सकते हैं, 1 माइनस 1/4 दैट विल बी 3/4, तो 3/4 टाइम्स ऑफ KQ1/R। नाउ K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 3Q1 तो ऊपर है, 4 पहले से है, 4 एक और आ गया, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो 3Q1 या 3/16 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, Q1/R, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन 5 मिनट्स इन इफ सराउंडिंग टेम्परेचर, ये इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 50 टू 40 वाले केस में। फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस 40 अपॉन टाइम टेकन 5 मिनट्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एवरेज चेंज, एवरेज टेम्परेचर 50 प्लस 40/2 माइनस T सराउंडिंग दैट इज 20। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, आपके पास दो तरीका, या तो दोनों इक्वेशन लिख के डिवाइड कर लो या K की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लो। हम K निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू K, ये हो जाएगा 45 माइनस 20, 45 माइनस 20 विल बी 25, दैट मीन्स K इज इक्वल टू सिंपली 2/25। नाउ फॉर सेकेंड केस हम कह रहे हैं लेट अस से इन अगेन 40 माइनस T, लेट अस से इन नेक्स्ट 5 मिनट्स टेम्परेचर इज T, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 40 माइनस T अपॉन 5 इज इक्वल टू K, एंड K की वैल्यू है बच्चा 2/25 प्लस एवरेज टेम्परेचर जो कि हो जाएगा 40 प्लस T/2 माइनस 20। सिंपल। थोड़ा सॉल्व करें तो इधर देखो ये 5 इसको निपटा गया एंड दैट विल बी 5। चलो ये 5 इधर ले जाओ, या थोड़ा सा देखें अगर 40 माइनस T इज इक्वल टू 2/5, 40/2, 40 प्लस T/2, सॉरी 40/2, 20 प्लस T/2 माइनस 20, 20 लॉजिकली आप चलें 2 40 माइनस T इज इक्वल टू T/5, 40 इज इक्वल टू T/5 प्लस T 6T/5, T इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे कह लो 3, यहां पे कह लो 20, 100/3 डिग्री सेंटीग्रेड, 100/3 मतलब 33.3, दिस विल बी आंसर। क्लियर है। सिंपल। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में कोई चेंज होता ही नहीं है, यही प्रोसेस है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे यार बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, यानी बहुत इधर उधर हमको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली चलो रिजल्ट तक पहुंचोगे। अच्छा स्कोर बड़ा सिंपल तरीके से आएगा,
बशर्ते आप टाइम मैनेजमेंट सही से कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला स्क्वायर वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, यानी बेसिकली ये आपके पास एक स्क्वायर वायर है जिसकी साइड लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है। दिस इज योर 30 सेंटीमीटर एंड वायर क्रॉस सेक्शन हैविंग डायमीटर ऑफ 4 मीटर। इसका रेडियस कितना है, सॉरी 4 mm रेडियस है, 2 × 10⁻³ मीटर। ये इसकी कुछ थिकनेस होगी ना, ये वायर है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। तो ये इसका हमने कह दिया, इसमें इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, वायर का रेडियस। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना पड़ेगा ना हमें। फिर बोला चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, क्वेश्चन के हिसाब से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एंड दैट इज 0.2 SI यूनिट। इंड्यूस्ड करंट इन द वायर, यार मुझे एक बात बताओ, अगर इंड्यूस्ड करंट निकालना है, पहले तो आप एक चीज समझिए कि लेट अस से EMF की वैल्यू अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू d∅dt। d∅dt में क्या हो जाता है, n नंबर ऑफ लूप 1 है, एरिया कांस्टेंट है dB/dt, और ये जो एरिया है ये किसका है, ये एरिया हो जाएगा लूप का, ये लूप का एरिया है। अब ये एरिया कितना है, एरिया हमें यहां पे 0.3 × 0.3 दैट विल बी 9 × 10⁻², 0.3 × 0.3 × dB/dt आपको गिवन है 0.2, यानी दिस इज बेसिकली सिंपली हम ये निकाल सकते हैं कि 18 × 10⁻², ये आ गया 18 × 10⁻²। दिस इज इंड्यूस्ड EMF। नाउ अगर आप रेजिस्टेंस निकालें तो दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, ρL/एरिया, बट ये कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड विच इज πr²। सो यहां से डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.23 × 10⁻⁸। लेंथ गिवन है, लेंथ हमारा क्या आ गया 4 × L, 4 × 30 या 4 × 0.3 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना पाई × r², 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। आपको EMF मिल गया, आपको रेजिस्टेंस मिल गया, तो I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं, जब ये वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया तो दिस इज नियरली 15.3 एम्पियर, ठीक है। सो द आंसर इज 15.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है किधर, J कैप, यानी ये अगर J कैप है तो इधर की तरफ आपका क्या है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो वेलोसिटी है दैट इज ω/k, और इधर किधर लाइट किधर की तरफ चल रही है, यानी C हमारा किधर की तरफ है, I कैप, पॉजिटिव x में चल रहा है। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले एक काम कर लो, डायरेक्शन निकाल लो। जब डायरेक्शन निकालोगे आपको पता है कि जो C का डायरेक्शन होता है, C इज पैरेलल टू E क्रॉस B, C इज पैरेलल टू E क्रॉस B। ये गलती आप नहीं करेंगे, आप B क्रॉस ही नहीं कर सकते, तीनों परपेंडिकुलर होता है, बट परपेंडिकुलर इस प्लेन के बाहर भी होगा, अंदर भी होगा। तो ध्यान ये रखना है कि वो परपेंडिकुलर तो होगा लेकिन वो B क्रॉस E को नहीं फॉलो करेगा, वो E क्रॉस B को फॉलो करेगा। सो आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड J में है, मैग्नेटिक फील्ड किधर हो कि स्पीड लाइट की या लाइट का प्रोपगेशन x में हो जाए, तो यहां से बड़ा क्लियरली है कि जो B है, B इज अलोंग K कैप, B किधर है, अलोंग K कैप, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दो आंसर्स हो सकते हैं, माइनस के तो डिस्कार्ड कर दिया। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। हमको ये भी पता है कि C इज इक्वल टू E0/B0 होता है, और C की वैल्यू हमें ये भी पता है कि 1/√μ0ε0 भी होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, B0 इज इक्वल टू E0/√μ0ε0, यानी पीक वैल्यू जो मैग्नेटिक फील्ड का वेव है उसका कितना हो जाएगा, E0μ0ε0, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर हो जाएगा, +k, यानी दिस विल बी द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे यार इस बार हर उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है,
ये ध्यान देंगे, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गिवन 2 पॉइंट फोर्सेस हैविंग सेम पावर, पावर हमारा सेम है, लेट अस से पावर इज P, लेट अस से लेट पावर इज P, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वन सोर्स इज एमिटिंग फोटोन्स ऑफ लैम्डा 1 कुछ है, एंड दूसरा अब ये पता नहीं एक्सरे हो गामा हमको फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा 2 इज 1 nm, ये है 500 nm। फाइंड रेशियो ऑफ फोटोन डेंसिटी फ्रॉम बोथ, लेट अस से अगर आप पावर की बात करेंगे तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एनर्जी hc बाई लैम्डा, ये तो एनर्जी है, बट पावर निकालना है पर यूनिट टाइम, लेट अस से टोटल दिस इज योर नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। तो यहां से देखो अगर दोनों का पावर सेम है, h और c भी कांस्टेंट होगा, यानी जो लैम्डा है बेटा दैट लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यही तो नंबर डेंसिटी है, या n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 500 नैनोमीटर, लैम्डा 2 1, दैट मीन्स आंसर इज 500, खत्म। इससे आसान सवाल क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, सब कुछ दिया हुआ है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको पता है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f, मिरर फॉर्मूला डिफरेंशिएट कर बेटा, माइनस ऑफ 1 बाई वी स्क्वायर dv अपॉन dt माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर du अपॉन dt इज इक्वल टू 0। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस, आप ये याद रखें ज्यादा बेटर होगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आ जाओ मुद्दे पे, ये आपको याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस। बोला है स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी ये u हो गया, इमेज उसका 30 सेंटीमीटर पे, यानी ये v हो गया, यानी 30 बाई 10 का स्क्वायर। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर माइनस प्लस कुछ भी ले लो, स्क्वायर करना है बेटा, क्या फर्क पड़ता है, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 9, यहां से सिंपली 3 का स्क्वायर यानी माइनस ऑफ 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर विल बी माइनस 81 माइनस, इसमें आंसर्स में ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये माइनस 81 है, ये माइनस 40 है, क्योंकि प्लस 81 प्लस 40 तो इधर है, तो ये दो माइनस होने चाहिए, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस, रेडियस है हमारे पास, रेडियस, मास डेंसिटी वेरी कर रहा है ना, वेरिएबल मास है, और रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। फाइंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी थोड़ा सा समझते हैं, बोला कि ये हमने एक छोटा सा स्फीयर लिया और इस स्फीयर में कहीं हम कुछ पार्ट ले रहे हैं, लेट अस से इसकी जब मास डेंसिटी वेरी कर रही है, मास वेरी करेगी, हम कह रहे हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे एक छोटा सा शेल जिसकी थिकनेस है बेटा dr, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज रो नॉट, हालांकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, ये गिवन है। इस छोटे से जो पार्ट का मास हो जाएगा दैट विल बी dm, एंड दैट dm विल बी टोटल वॉल्यूम उसका 4 पाई r स्क्वायर dr इनटू रो। ठीक है, सिंपल सी बात। सो dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू 4 पाई कॉन्स्टेंट रो के वैल्यू रखेंगे 4 पाई r स्क्वायर dr इनटू रो की वैल्यू क्या है, रो नॉट 1 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सो अगर ये dm है तो उस देखो कहीं पे भी अगर आपको फील्ड निकालना है तो ये अंदर वाला पूरा रेस्पॉन्सिबल होगा फील्ड के लिए, इसलिए वो अंदर वाला पूरा मास कितना हो जाएगा, लेट अस से दैट मास इज m, दैट m इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसका मतलब अगर ये m निकालना है तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, 4 पाई कांस्टेंट, रो नॉट कांस्टेंट,
4 पाई कांस्टेंट, रो नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ इस आर स्क्वायर को अंदर लेके जाओ तो आर स्क्वायर अंदर गया, ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, कहां से कहां तक, 0 टू आर की बात कर रहा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 4 पाई रो नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर क्यूब बाई 3 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा आर की पावर 4, आर की पावर 4 का इंटीग्रेशन विल बी आर की पावर 5 अपॉन 5 आर स्क्वायर पहले से बैठा हुआ है एंड लिमिट इज 0 टू आर, तो वही रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर अगर हम फील्ड निकाल ले, किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालें, सो फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू फॉर्मूला कहता है जीएम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दिस ई इज इक्वल टू जी, आर स्क्वायर तो है ही 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम हमारे पास आर क्यूब बाई 3, बाकी तो मैं रख दिया, आर क्यूब बाई 3 माइनस 5 आर की पावर 5, कुछ गलत, आर की पावर 5, आर की पावर 5 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अंदर लेके जाओ, दिस ई इज इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा 4 पाई रो नॉट जी इन ब्रैकेट r बाई 3 माइनस r की पावर 2 बाई आर स्क्वायर इंटू 5, दिस विल बी ई। नाउ फील्ड मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम फील्ड कब होता है, फॉर ई मैक्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा डी ई अपॉन जिसके साथ वेरी कर रहा है वो 0, दिस विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। चलो इंटीग्रेट कर लो, सॉरी डिफरेंशिएट कर लो, जो कांस्टेंट है वो बाहर 4 पाई जी इंटू रो नॉट, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस, कुछ गलत किया, अरे आर स्क्वायर कैंसिल था या नहीं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0 हो नहीं सकता, 0 होगा यही, यानी 3r स्क्वायर अपॉन 5 कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन्स R इज इक्वल टू, ध्यान से देखो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5/3R, √5/3R, ये तो वो पॉइंट है जहां पे फील्ड मैक्सिमम होगा। नाउ कितना होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो ई मैक्स इज इक्वल टू, ई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 4 पाई रो नॉट जी इन ब्रैकेट, आर की वैल्यू पुट करो बेटा, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर की जगह हम रखेंगे 5/3R, मतलब ये क्या हो जाएगा √5, यही तो होगा √5/3R, तो बाई 9 हो जाएगा, बाई 9R माइनस यहां पे क्या हो जाएगा R क्यूब, R क्यूब करेंगे तो R क्यूब इज इक्वल टू सिंपल 5√5 डिवाइडेड बाई 3 9 27 R क्यूब, और ये तो हमारे पास R क्यूब है, यानी यहां पे रखो तो क्या हो जाएगा R क्यूब की वैल्यू है 5√5/27 इंटू कैपिटल R क्यूब डिवाइडेड बाई 5R स्क्वायर, यहां से ये 5 कैंसिल, ये R स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा, यानी 4 पाई रो नॉट जी इन ब्रैकेट √5/9 माइनस √5 बाई यहां पे क्या हो जाएगा 27 और R बाहर, सो दिस विल बी 4 पाई रो नॉट जी इन ब्रैकेट 3√5 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 27 इंटू R, सो आंसर विल बी, इधर से 2√5 8 बाहर, तो 8√5
पाई रो नॉट जी आर बाई 27, 8 √5 अपॉन 27 पाई रो नॉट जी आर, दिस विल बी योर आंसर। बोला 2 लाइट रेज हैविंग द सेम वेवलेंथ लैम्डा in vacuum are in same phase initially, then the first ray travels a path L1 through a medium। कहने का क्या मतलब है वो समझिए। 2 रे थे, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक है। नाउ इसकी जो लंबाई है ये है L1 और ये थोड़ा सा लेंथ अलग कर लो, इसकी लंबाई क्या होगी L2। जब ये लाइट आएगा इस मीडियम में प्रोपगेट करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए पाथ डिफरेंस के लिए हम ऑप्टिकल पाथ निकालते हैं, यानी मीडियम के इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर ऑप्टिकल पाथ ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ऑप्टिकल पाथ का म्यू डी, तो म्यू1 L1। ऑप्टिकल पाथ ऑफ सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू, सेकेंड मीडियम का क्या हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ, सिंपली दैट विल बी म्यू2 L2। नाउ आपको सिंपल क्या करना है, ऑप्टिकल पाथ जब मिल गया तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दोनों का डिफरेंस। अच्छा, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, म्यू1 L1 माइनस म्यू2 L2। पाथ डिफरेंस मिल गया, फेज डिफरेंस क्या हो जाता है आपको फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाई लैम्डा से डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई बाई लैम्डा से डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई बाई लैम्डा N2 या N1 L1 माइनस N2 L2। सिंपल सा फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला कांस्टेंट पावर इज सप्लाइड टू अ पार्टिकल, मास m है, इनिशियली एट रेस्ट, चूज करेक्ट ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कोई बात नहीं, पावर कांस्टेंट है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्टिकल m है, इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। तो अगर एक चीज बड़ा क्लियर है कि फॉर्मूले में बोला है कि पावर हमारा कांस्टेंट है, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फोर्स यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो पावर कांस्टेंट, तो सिंपल सी बात कर लेते हैं, दिस पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv² पर यूनिट टाइम, मतलब t मान लो। चलो यहां से v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 2pt अपॉन m, यानी यहां से बड़ा क्लियर है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे कर लो कि v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t की पावर 1/2। नाउ आपको डिस्टेंस चाहिए, यानी वेलोसिटी से पीछे जाना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t की पावर 1/2 dt। चल बेटा इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, बोला t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये कहीं पे रहा होगा, इनिशियल पोजीशन लेटर से t पे s चला गया, तो s इज इक्वल टू सिंपल t बाहर, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, या हम 2/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। कितना आएगा उससे हमको बहुत मतलब है नहीं, ठीक है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ये s की वैल्यू उससे तेजी से बढ़ेगी, यानी दिस विल बी राइट आंसर। क्लियर है, t इज इक्वल टू 0 पे कुछ है, t इज इक्वल टू समथिंग, t इज इक्वल टू समथिंग, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट बोला pn जंक्शन बिकम्स एक्टिव एज फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है 400 नैनोमीटर, फाइंड एनर्जी बैंड गैप। यार एनर्जी बैंड गैप निकालना है, एनर्जी बैंड गैप हम सिंपली अगर लैम्डा वेवलेंथ गिर रहा है तो एनर्जी विल बी hc बाई लैम्डा। hc लैम्डा की वैल्यू दी हुई है आपको नैनोमीटर में, तो आप वैल्यू याद रखो, ज़्यादा बेटर है। hc की वैल्यू हो जाती है 12,400 होता है एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, बट अगर मतलब 12,400 हो जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, बट अगर नैनोमीटर में है तो हम कह रहे हैं 1240
दिस विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। यहां से बड़ा क्लियर है कि 124/40 का मतलब अगर हम यहां पे बात करें तो दैट विल बी 31/10 यानी अप्रोक्सीमेटली 3.1 के आसपास आ जाएगा, 3.09। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन द गिवन डायग्राम 3 पॉइंट मासेस m ईच आर फिक्स्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड लेंथ a है, साइड लेंथ a है तो क्लियर है कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी बेटा दैट विल बी a/2 और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी a। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज n/20, यार बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर इस मास की बात करें तो लेट अस से चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। इसके वजह से क्या हो जाएगा 0 क्योंकि वो एक्सिस पे है 0 प्लस इस मास के वजह से क्या हो जाएगा m इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर एंड दिस डिस्टेंस इज a/2 यानी m इंटू a/2 का स्क्वायर दैट विल बी a²/4 प्लस m इंटू a स्क्वायर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि दिस विल बी n/20 टाइम्स ma²। बेटा ma² तो निपट गया, यहां से बच गया 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू n/20। 1/4 प्लस 1 दैट विल बी 5/4। सिंपली सॉल्व कर लें, 5/4 इज इक्वल टू n/20। 4 5 n इज इक्वल टू 25। दिस इज योर आंसर। सिंपल, n इज इक्वल टू 25, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट बोला है रॉड इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एक्सिस ए बी, फाइंड कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान दें। बोला है कि एक रॉड है जो घुमा रहे हैं, अगर इस रॉड को घुमाएंगे तो ये इस तरीके से घूम रहा है, ये वर्टिकल से एंगल थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या करेंगे, अब समझिए इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर क्या हो रहा होगा, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके वजह से टॉर्क लग रहा होगा और उस टॉर्क को बैलेंस कौन कर रहा होगा, mg के वजह से जो भी टॉर्क लगेगा वो बैलेंस करेगा। अगर आप वर्टिकल से डिस्टेंस की बात करें, लेट अस से ये थीटा है, अगर ये x mg तो सेंटर पे लगेगा, सेंटर पे लगेगा। अगर टोटल लेंथ हमने कह लिया l है, लेट अस से टोटल लेंथ इज l, तो दिस डिस्टेंस विल बी l/2। ये जो डिस्टेंस है, ये ध्यान रखो, ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमको लेनी पड़ेगी l/2 साइन थीटा। तो जो टॉर्क mg के वजह से लगा दैट विल बी mg इंटू दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज l/2 साइन थीटा। ये ध्यान रखें, ये किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल वाले टॉर्क को। सेंट्रीफ्यूगल पे बात करते हैं, चलो x डिस्टेंस पे हमने कहा एक छोटा सा पॉइंट ले लो, इसके ऊपर कुछ इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ये जो डिस्टेंस होगी बेटा, दिस डिस्टेंस विल बी, ध्यान से देखो, ये अगर x है तो दिस विल बी x साइन थीटा एंड दिस विल बी x कॉस थीटा। mg हमारा सेंटर पे लगता है, उसके वजह से हमने लिखा। इधर की तरफ जो फोर्स होगा इस मास के वजह से दैट विल बी dm इंटू ओमेगा से घूम रहा है तो dm इंटू x साइन थीटा जो कि डिस्टेंस है इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया फोर्स। ना थोड़ा सा इसी में देखो, अगर आप इसके वजह से, सेंट्रीफ्यूगल के वजह से टॉर्क निकालते हैं तो वो टॉर्क क्या होगा, इसके वजह से टॉर्क अगर निकालो, टॉर्क इसके वजह से निकालो, यहीं पे मैं बता रहा हूं, तो टॉर्क इज इक्वल टू दिस फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू, पहले तो डीएम की वैल्यू, तो डीएम की वैल्यू क्या हो जाती है, डीएम इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू छोटा सा लेंथ। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू डीएम की वैल्यू m अपॉन एल इंटू डी एक्स, ध्यान से देखना, इंटू एक्स साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर एक्स साइन थीटा, ये तो हो गया आपका फोर्स, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है एक्स कॉस थीटा, तो इंटू एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप इफेक्टिव टॉर्क निकालें ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल टाउ इफेक्टिव इज इक्वल टू, सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to l। तो जो जो कांस्टेंट है बाहर करो, कांस्टेंट क्या है, साइन थीटा कांस्टेंट, कॉस थीटा कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, m/l कांस्टेंट, तो m/l ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा
कॉस थीटा एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कहां से 0 to L। सो दिस टॉर्क विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट विल बी L क्यूब बाई 3, तो एक m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू L क्यूब बाई 3, ये तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये वाला जो L था ये कैंसिल। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक टॉर्क ये है जो mg के वजह से है, ये टॉर्क ये है, mg वाला टॉर्क इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उस पे वो बैलेंस हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे ध्यान से देखें, m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, मैं लिखता हूं m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 3 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, mg वाला क्या था, mg वाला है mg L बाई 2 साइन थीटा, mg L बाई 2 साइन थीटा, साइन थीटा L, साइन थीटा एक L, m भी कैंसिल। आपको पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इधर 3 अपॉन ये 2 पहले से बचा हुआ है, अच्छा g भी है ऊपर, 3 इधर चला गया, इधर g बचा था, बाकी कैंसिल, 2 बचा था, बाकी इधर से ओमेगा स्क्वायर L बाहर आ गया, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 3g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर L। कुछ है ऑप्शन 3g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर L, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है, सिंपल, आपको बैलेंस करना है। अच्छा सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन डायमैग्नेटिक स्फीयर, ये डायमैग्नेटिक है, ये वाला पार्ट डायमैग्नेटिक है। स्फीयर इज देयर इज अ कैविटी मेड एट सेंटर एंड नाउ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इंसर्टेड। ये पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है। द स्फीयर इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, लेट अस से दिस एक्सटर्नल फील्ड बी ए, यहां पे थोड़ा बड़ा लिख लो, एक्सटर्नल फील्ड बी है, और बोला है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी, नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हमारा क्या है, बी नॉट है। लेट अस से इसके अंदर हमारा जो फील्ड है वो क्या है, बी नॉट है। पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या है, आप याद रखो, जब इधर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दैट विल बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चंस नॉर्मल थे, एक दो क्वेश्चन थोड़े ठीक या लेंथी थे, बाकी आप बहुत बेसिक से अगर ध्यान से देखे होंगे तो क्वेश्चंस हो गए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से 25 होने चाहिए थे, बट हमारे पास जो बच्चों के फीडबैक है उसके हिसाब से 20 क्वेश्चंस ही हैं, तो हमने उसको डिस्कस कर लिया। थैंक यू।